स्तूपों की पुनः खोज। अमरावती और सांची का स्तूप। अमरावती की पुनः खोज। 1796 में एक मंदिर के निर्माण की योजना बनाते समय एक स्थानीय राजा की नज़र अमरावती स्तूप के खंडरों पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि इसमें खजाना छिपा हो सकता है। ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन मैकेंजी ने वर्षों बाद स्थल का दौरा किया और विभिन्न मूर्तियों का दस्तावेजीकरण किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। 1854 में गुंटूर के आयुक्त वाल्टर इलियट ने कई अमरावती की मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर एकत्र किए, जिसके बाद उनके सम्मान में इलियट संगमरमर का नाम दिया गया। ये पत्थर कलकत्ता में एलियट सोसाइटी ऑफ बंगाल, मद्रास में इंडिया ऑफिस और यहाँ तक कि लंदन तक पहुँच गए। पुरातत्वविद H. कॉल ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की इसे देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना और आत्मघाती और अक्षम्य नीति माना। उन्होंने मूल कृतियों की खोज की जगह पर ही रहने और संग्रहालय में उसकी प्लास्टर कास्ट प्रकृति रखने का समर्थन किया। हालांकि उनके प्रयासों में अमरावती को नहीं बचाया, लेकिन उन्होंने सांची जैसे अन्य स्थलों के संबंध में निर्णयों को प्रभावित किया। सांची स्तूप का संरक्षण। सांची के संरक्षण की स्थिति का श्रेय इसकी खोज से समय पुरातात्विक खोजों के प्रति बढ़ते रुझान को दिया जा सकता है। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो 3 तोरण द्वार तब भी बरकरार थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अपनी स्थिति में था। हालांकि इसके प्रवेश द्वार को पेरिस या लंदन में स्थानांतरित करने का सुझाव दिए थे, लेकिन कारकों के संयोजन ने सांची के संरक्षण को सुनिश्चित किया। अमरावती के महाचैत्य से एकदम विपरीत है, जो अब अपनी मूल भव्यता से वंचित हो गया। मात्र एक छोटा टीला रह गया है। सांची की एक झलक। 19वीं सदी में सांची कानाखेड़ा की अद्भुत प्राचीन इमारतें, पत्थर की मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां, एक प्राचीन प्रवेश द्वार। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खंडहरों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, चित्र बनाए, अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। फ्रांसीसी और अंग्रेज सहित 19वीं सदी के यूरोपीय लोगों ने सांची स्तूप में रुचि दिखाई और शाहजहां बेगम, भोपाल की नवाब ने फ्रांस में एक संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए पूर्वी प्रवेश द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों प्लास्टर कास्ट प्रकृति से संतुष्ट थे और मूल प्रकृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। संरक्षण के प्रयास में शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया। जॉन मार्शल ने सांची पर अपने खंडों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। उन्होंने संग्रहालय, अतिथिशाला, संस्करणों के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रमुख पुरातात्विक स्थल का सफलतापूर्वक जीर्णोद्धार और संरक्षण किया। बौद्ध परंपरा में मूर्तियों का निष्कर्षण और निर्यात। स्तूपों में मूर्तियां निकाली गई तथा उनकी सुंदरता और मूल्यवान होने के कारण यूरोप भेजी गई। मूर्तियों के माध्यम से कहानियों का चित्रण। कहानीकार द्वारा अपनी कहानियों को दृश्य रूप के लिए वस्त्र और कागज पर बने चित्रों, स्क्रॉल या चरण चित्र का उपयोग किया गया। इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया, इसे बेसंतरा जातक से लिया गया। यह कहानी एक ऐसी दासी राजकुमारी के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया। इतिहासकार मूर्ति की तुलना पाठ अभिलेखों से करके उनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मूर्तियों की प्रतीकवाद। बौद्ध मूर्तियों को समझने के लिए कला इतिहासकारों के बुद्ध की जीवनी
जीवनी का गहराई से अध्ययन किया। कई शुरुआती कलाकारों ने बुद्ध को मानव रूप में चित्रित नहीं करने का विकल्प चुना, बल्कि प्रतीकों का उपयोग किया। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान का प्रतीक है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। चक्र सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाता है। ऐसे प्रतीक जो शाब्दिक नहीं है, वे बुद्ध के जीवन की घटनाओं का संकेत देते हैं। उन्हें समझने के लिए कलाकृतियों के पीछे की परंपराओं से परिचित होना आवश्यक है। लोकप्रिय परंपराओं का समावेश। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई थीं। इसमें एक महिला को प्रवेश द्वार से झूलते हुए दर्शाया गया, जिसकी पहचान शाल भंजिका के रूप में की गई। एक महिला जिसका स्पर्श से पेड़ खिल उठते हैं, इसे शुभ माना जाता है और इसे स्तूप की संरचना में शामिल किया गया। हाथियों, घोड़ों और बंदरों जैसे पशुओं के कई सारे चित्रण भी हैं, जबकि कुछ जातकों से अन्न को दृश्यों की सजीवता बढ़ाने के लिए शामिल किया गया होगा। पशु अक्सर मानवीय गुणों का प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाथी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। एक अन्य प्रतीक एक महिला, संभवतः माँ माया देवी या देवी गजलक्ष्मी, जिस हाथी जल छिड़क रहे हैं जैसे कि उनका अभिषेक कर रहे हों। सर्प एक अन्य प्रतीक है जो लोकप्रिय परंपराओं से लिया गया है, जिसका सामान्यतः ग्रंथों में वर्णन नहीं किया होता है। जेम्स फर्ग्यूसन एक प्रारंभिक कला इतिहासकार, बौद्ध साहित्य से परिचित न होने के कारण सांची को केवल अपनी छवि के आधार पर वृक्ष और सर्प पूजा के केंद्र के रूप में देखते हैं। अतीत की चित्रकला में अजंता की गुफाएं, पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, लेकिन अतीत की चित्रकारी जैसे संप्रेषण के अन्य माध्यम भी प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि यह अधिक संवेदनशील और मूल्यवान और ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में कुछ सबसे प्रसिद्ध प्राचीन चित्रकलाएं। इन कलाकृतियों में विशेषता है कि जातकों की कहानियों का चित्रण है। ये कहानियाँ बुद्ध के पूर्व जन्म की शिक्षाएं के इर्द गिर्द घूमती है। दैनिक जीवन चित्रकला उस युग की दरबारी जीवन, रोजमर्रा के कार्य, जुलूसों, त्योहारों की झलक पेश करती हैं। उन्नत कलात्मक तकनीकों का उपयोग। अजंता के कलाकारों ने चित्रों में 3 आयामी गुणवत्ता प्रदान करते हुए छायांकन का उपयोग किया। प्रक्रियावादी कल्पना। कई चित्रकला अपने जीवंत रूप में जो कलाकारों के अवलोकन और तकनीकी कौशल को रेखांकित करता है। नई धार्मिक परंपराएं। महायान बौद्ध धर्म, प्रथम शताब्दी ईस्वी। बौद्ध प्रथाओं और विचारों का विकास शुरू हो गया। पहले की शिक्षाएं जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों पर बल देती थी, वे समाप्त हो गई। धीरे धीरे एक उद्धारकर्ता की अवधारणा और बोधिसत्व, दूसरे की मदद करने वाले दयालु प्राणी पर विचार उभरने लगा। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा महत्वपूर्ण हो गई। नई परंपरा में को महायान, बड़ा वाहन कहा गया, जबकि पुरानी परंपरा हीनयान, छोटा वाहन कहा गया। हीनयान या थेरवाद। महायान परंपरा के समर्थक अन्य बौद्ध को हीनयान या निम्न वाहन के अनुयायी कहते हैं, जबकि इस पुरानी परंपरा के अनुयायी स्वयं का वर्णन अपने लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे स्वयं को थेरवादी कहते हैं। इस शब्द का अर्थ है कि वे लोग जो पुराने सम्मानित शिक्षक के मार्ग पर चलते हैं, जिन्हें थेरस के नाम से जाना जाता है। प्रयुक्त शब्द हीनयान परिप्रेक्ष्य महायान प्रयोग करते हैं। कथन हीनयान प्रथाएं हमारी महायान प्रथाएं जितनी विकसित नहीं। थेरवादी परिप्रेक्ष्य यूज करते हैं। थेरवाद अपने महान शिक्षकों की शिक्षाओं का पालन करते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का विकास। मुक्तिदाता की कल्पना से
कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। वैष्णववाद विष्णु की पूजा, शैववाद शिव की पूजा जैसी हिंदू परंपराओं में भी प्रचलित है। मुक्तिदाता की कल्पना वैष्णववाद तथा शैववाद दोनों भक्त और देवता की भक्ति, समर्पण और प्रेम पर बल दिया गया है। वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतार को मान्यता दी गई है। स्थानीय देवताओं को पहचानने में विष्णु के इस रूप में धार्मिक परंपराओं को एकजुट करने में मदद मिली है। मूर्तियों में शिव जैसे देवताओं को दर्शाया गया है, जिन्होंने लिंग के रूप में दर्शाया गया है। प्रतीक के माध्यम से उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इन मूर्तियों को समझने के लिए ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए पुराण आवश्यक थे। वे देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाते थे जो सभी के लिए थी, जिनमें वैदिक शिक्षा के बाहर के लोग भी शामिल थे। मथुरा क्षेत्र में से वासुदेव कृष्ण की पूजा संपूर्ण भारत में विख्यात हो गई। विष्णु का वराह या शुंगर अवतार पृथ्वी देवी से बचा रहा ऐहोल कर्नाटक में। दुर्गा माता की छवि महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। मंदिर निर्माण जिस समय सांची के स्तूपों की स्थापना की जा रही थी, देवी देवताओं के लिए अन्य स्थानों पर मंदिर के निर्माण किए जा रहे थे। प्रारंभिक मंदिर में चौकोर कक्ष गर्भगृह था, जिसमें उपासना के लिए एक द्वार था। समय के साथ मंदिर काफ़ी विकसित हुए, जिसमें मंदिर के ऊपर शिखर सभा कक्ष, दीवारें, प्रवेश द्वार और जल की आपूर्ति भी शामिल थी। कुछ मंदिर कृत्रिम गुफाओं जैसे कि दिखने वाली बड़ी चट्टानों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफा के रूप में बनाए गए। यह परंपरा ईसा पूर्व शताब्दी के आसपास शुरू हुई, जो 18वीं शताब्दी के कैलाश मंदिर में दिखाई पड़ती है। 8वीं शताब्दी के कैलाश मंदिर में दिखाई पड़ती है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में एक मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र में। शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु, देवगढ़ उत्तर प्रदेश की मूर्ति। बाराबर पहाड़ियों में गुफा प्रवेश द्वार, बिहार में। अपरिचितों को समझना 19वीं सदी के यूरोपीय विद्वान का दृष्टिकोण। भारतीय मूर्तियों के साथ प्रारंभिक सामना। देवी देवताओं की भारतीय मूर्तियों से सामने आने पर प्रारंभ में भ्रम उत्पन्न हुआ। जटिल रूपों का प्रतिक्रियाएं अक्सर लोग कई शस्त्र, सिर वाली मानव और पशु आकृतियों से भयभीत हो जाते थे। यूनानी कला से तुलना। भारतीय मूर्तियों की प्राचीन यूनानी कला से तुलना करके समझने का प्रयास किया गया। ग्रीक प्रभावित मूर्तियों को समझना, विशेष रूप से तक्षशिला और पेशावर में कुछ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ मिली, जो ग्रीक की मूर्ति जैसी दिखने वाली आकर्षक थी। परिचितों की प्राथमिकता। अपरिचित भारतीय कला को समझने के लिए ज्ञात पैमाने ग्रीक कला का उपयोग करना। कला इतिहासकारों का ग्रंथों पर भरोसा। इतिहासकार अक्सर मूर्तियों के अर्थ को समझने के लिए लिखित ग्रंथों से जानकारी एकत्र करते थे। चुनौतियाँ तब उत्पन्न होती जब कलाकृतियाँ ज्ञात कहानियों या व्याख्याओं से मेल नहीं खाती, जैसे महाबलीपुरम में उत्कीर्ण मूर्तियाँ। कंधार में एक बोधिसत्व की मूर्ति मिली है। महाबलीपुरम मूर्ति कला। तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण चट्टान की मूर्ति ने इतिहासकारों को विभाजित कर दिया। चट्टान की प्राकृतिक दरार को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि यह स्वर्ग से गंगा के अवतरण को दर्शाता है। भारत में अर्जुन को तपस्या करते हुए दिखाया गया, जो एक तपस्वी की केंद्रीय छवि की ओर इशारा करते हैं। अलिखित अनुष्ठान और मान्यताएं। सभी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाओं को स्मारक मूर्तियों, चित्रों का चिरस्थायी विवरण रखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। दैनिक प्रथाओं और विशेष अक्सर अनुष्ठानों को दर्ज नहीं किया जा सकता। कई समुदायों को स्थायी अभिलेखों की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, लेकिन उनमें जीवंत धार्मिक और दार्शनिक
परंपराएं व्याप्त थी। इसके अलावा ज्ञात कलाकृतियाँ पूर्व की परंपराओं का एक अंश मात्र दर्शाती हैं। प्राचीन भारत में दार्शनिक और बौद्धिक परंपराओं में उपनिषद, इसकी पृष्ठभूमि और संदर्भ क्या है? यह गहन विचार विमर्श आत्मनिरीक्षण से उत्पन्न उपरांत अस्तित्व में आया है। इसके बाद वैदिक ग्रंथों के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया। उपनिषद का दार्शनिक आधार, इसने मृत्यु के बाद के जीवन और बलिदानों के महत्व जैसे विषयों पर प्रकाश डाला और उनकी आंतरिक एकता पर बल देते हुए आत्मान या व्यक्तिगत आत्मा, ब्रह्म, सार्वभौमिक आत्मा की धारणा प्रस्तुत की। नए प्रश्नों का उदय। उपनिषद लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से पता चला है कि लोग जीवन के अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन और पुनर्जन्म के बारे में जानने को उत्सुक थे, जिससे कई वाद विवाद उत्पन्न हुए। विचारक अंतिम सत्य को समझने और व्यक्त करने के बारे में चिंतित थे, जबकि वैदिक परंपरा के बाहर के अन्य लोग प्रश्न करते कि क्या वास्तव में अंतिम सत्य जैसी कोई भी वस्तु अस्तित्व में है। बलि प्रथा के महत्व पर भी अटकलें लगने लगी। प्रारूप और प्रस्तुति शब्द जो मुख्य रूप से संवादात्मक प्रकृति का है, इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के पास बैठना, जो विद्यार्थी शिक्षक संवाद का सूचक है, प्रमुख व्यक्तित्व में, जबकि विमर्श में पुरुष विचारकों, मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजाओं का वर्चस्व था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला विचारकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यकाम जबाला की कहानी ने एक गुलाम महिला के बेटे के एक प्रसिद्ध विचारक बनने तक की अपनी यात्रा प्रकाश डालते हुए समावेशिता का प्रदर्शन किया। बाद में उपनिषद में प्रतिपादित विचारकों को शंकराचार्य ने और अधिक परिष्कृत किया। छठ दर्शन छह भारतीय दर्शन में छह प्रतिष्ठित दार्शनिक परंपराओं ने सदियों से भारत में बौद्धिक परंपरा को आकार दिया है। दर्शन और संस्थापक में वैशेषिक के संस्थापक ऋषि कणाद, न्याय दर्शन के संस्थापक ऋषि गौतम, सांख्य दर्शन के संस्थापक ऋषि कपिल, योग दर्शन के संस्थापक ऋषि पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक ऋषि जैमिनी, वेदांत और या उत्तर मीमांसा के दर्शन के संस्थापक ऋषि व्यास। विविधता के बीच एकता का सूत्र। फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार व्यक्तिगत विचारकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इन दार्शनिकों को समृद्ध किया। वे सामूहिक रूप से सत्य की एक सामंजस्यपूर्ण समझ व्यक्त करते हैं। व्याकरणविद पाणिनि। मौलिक कार्य क्या किया? पाणिनि संस्कृत व्याकरण में अपने महान योगदान के लिए जाने जाते हैं। पद्धति का नवाचार। पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत करके एक अद्वितीय दृष्टिकोण तैयार किया। बीजगणित सूत्रों का उपयोग करते हुए पाणिनि ने संस्कृत भाषा के लिए संक्षिप्त नियम बनाए, जिसकी संख्या लगभग 3000 थी। उपनिषद के कुछ श्लोक। छांदोग्य उपनिषद में स्वयं की प्रकृति और सच्चे बलिदान पर चर्चा करने वाले छंद शामिल हैं। उपनिषद की कुछ पंक्तियों में यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद में से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति मेरी या आत्मा, यह आत्मा धन या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी, स्वर्ग से भी बड़ी है और इस सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ। उपनिषद में क्या है सच्चा यज्ञ के बारे में? यह पवन जो बह रहा है, निश्चित ही यह यज्ञ एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन मूल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। आपको क्या लगता है कि महावीर जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया करते थे? पता है? नहीं पता, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जैन धर्म
उत्पत्ति और संस्थापक वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया है। 600 वर्ष पूर्व अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। भाई यहाँ पे गलत मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। लगभग 600 ईसा पूर्व अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने 12 वर्ष की अध्यात्म की यात्रा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना राजशाही जीवन त्याग दिया। मूल शिक्षाओं और सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध संघ और क्या था? क्या था, ध्यान करो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हाँ, कहाँ थे बुद्ध धर्म के त्रिरत्न? बुद्ध धम्म संघ थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। महावीर के सिद्धांत ने सत्य की खोज के लिए त्याग पर बल दिया। अहिंसा जैन धर्म के केंद्र में है, जो जीवन की पवित्रता पर बल देता है। महावीर के अनुसार सभी प्राणी जीने की इच्छा रखते हैं, सभी जीवों के लिए जीवन प्रिय है। प्राकृत भाषा में संचार किया। महावीर ने प्राकृत भाषा में शिक्षाओं को सुलभ बनाया। प्राकृत भाषा में विभिन्न रूप में विद्यमान थे, जैसे मगध में मागधी। जैन धर्म के अनुयायी की जीवन शैली सादगी, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, चोरी न करने का कड़ाई से पालन। जैन भिक्षुओं ने वस्त्र त्यागने सहित तपस्या का अभ्यास किया। कई अनुयायी भिक्षुणी बन गए, जबकि अन्य ने उनका समर्थन किया, विशेष तौर पर भोजन आदि का प्रदान करके। जैन धर्म की स्वीकृति और उसका प्रसार। यद्यपि उनके कठोर सिद्धांत चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन उनके कई लोगों को आकर्षित किया। मुख्यतः व्यापारियों द्वारा समर्थित सिद्धांतों के लिए जैन धर्म कठिन था क्योंकि किसानों के लिए जैन धर्म कठिन था, क्योंकि कीटों को, फसलों की रक्षा करना पड़ता था। सदियों से जैन धर्म पूरे उत्तर भारत के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। जैन शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण। जैन शिक्षाएं सादगी से मौखिक रूप में से प्रसारित की जाती रहीं। लगभग 1500 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी में उनके वर्तमान स्वरूप में लिखी गई। महावीर का संदेश। जैन धर्म दर्शन वर्धमान से भी पहले अस्तित्व में था, जिन्हें बाद में महावीर के नाम से जाना गया। वह 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। जैन धर्म की मान्यताओं में यह जगत सत्य। जैन धर्म की मान्यताएं क्या है? यह जगत सत्य है, किसी भी जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाना, कर्म के आधार पर जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, मोक्ष के लिए तप की आवश्यकता। जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के बीच प्रतिज्ञान, सत्य, झूठ न बोलना, अहिंसा, किसी की हत्या न करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन। महावीर की शिक्षाओं को शिष्यों द्वारा अक्षर कहानियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उत्तराध्ययन सुत्त के उदाहरण में रानी कमलावती अपने पति को संसार त्यागने के लिए मना रही थी। जैन धर्म का प्रसार। भारत के कई भागों में विस्तार हुआ। प्राकृत, संस्कृत, तमिल में रचित साहित्य मंदिर के पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। जैन तीर्थंकरों ने प्रारंभिक पत्थर की मूर्तियां पूरे उपमहाद्वीप में पाई गई हैं। संघ और उसका प्रसार की बात करें। दार्शनिक आधार। महावीर और बुद्ध दोनों दृढ़ विश्वास था कि कोई व्यक्ति केवल सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने संघ की अवधारणा शुरू की, जो सांसारिक जीवन को त्यागने के इच्छुक लोगों का एक विशेष समुदाय है।
सदस्यता मानदंड में संघ समावेशी था और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का स्वागत करता था। कुछ व्यक्तियों के लिए विशिष्ट अनुयायी की आवश्यकता थी। बच्चों को माता पिता की सहमति की आवश्यकता थी। दासों को अपने स्वामी की अनुमति की आवश्यकता होती थी। शाही कर्मचारी को राजा की अनुमति लेनी होती थी। देनदारों को लेनदारों की मंजूरी आवश्यकता होती थी। महिला विवाह पूर्व पिता और विवाह उपरांत पति की सहमति की सहमति शामिल हो सकती थी। संगठनात्मक व्यवस्था में संघों में पुरुष और महिलाओं को अलग अलग शाखाएं थी। इसमें इन्हें भिक्षु पुरुषों के लिए, भिक्षुणी महिलाओं के लिए के नाम से जाना जाता है। ये कठोर जीवन जीते थे। उनके दैनिक जीवन मुख्यतः ध्यान से युक्त होते थे। जीवन के लिए वे भोजन मांगने हेतु निर्दिष्ट घंटों के दौरान आसपास के क्षेत्र में जाते थे। सामुदायिक गतिशीलता में संघ ने सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया। सदस्यों ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया बल्कि एक दूसरे को सहायता भी प्रदान की। सौहार्द बनाए रखने और शिकायतों को दूर करने के लिए नियमित बैठकें बुलाई। संघ की विविधता में संघ विविध पृष्ठभूमियों का मिश्रण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारियों को से लेकर मंदिर मजदूर, नाई, वेश्या जाति, यहाँ तक कि दास भी शामिल थे। इस विविध समूह ने बुद्ध की शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संघ के भीतर अपने गहन अनुभवों को समाहित करते हुए विचारोत्तेजक कविताओं को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार थे। विहार, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का निवास। विहारों का विकास प्रारंभ में जैन और बौद्ध भिक्षु धार्मिक यात्रा करते थे और केवल वर्षा ऋतु में अस्थायी आश्रयों या प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समर्थन बढ़ता गया, स्थायी मठों या विहारों की आवश्यकता पैदा हुई। विहार लकड़ी की संरचनाओं से, ईंटों की संरचनाओं से विकसित हुए। कुछ को पहाड़ियों को तराश कर बनाया गया। दान और स्थानीय सहायता। महाराष्ट्र में कार्ले की गुफा है। दान और स्थानीय सहायता। अमीर व्यापारी, जमींदार, यहाँ तक कि राजा भी अक्सर विहार निर्माण के लिए भूमि दान करते थे। अपने दान के बदले भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने स्थानीय जनता को शिक्षाएं दी। धर्म, बौद्ध धर्म का प्रसार। समय के साथ बौद्ध धर्म पूरे उपमहाद्वीप में और यहाँ तक कि इसकी सीमाओं से परे फैल गया। महायान बौद्ध धर्म में दो प्रमुख परिवर्तन हुए। बुद्ध का निरूपण मथुरा और तक्षशिला आदि स्थानों में बुद्ध को पीपल के वृक्ष जैसे चित्रों से चित्रित करने के स्थान पर सीधी मूर्ति गढ़ी जाने लगी। बोधिसत्व में विश्वास। इन प्रबुद्ध बोधिसत्वों ने अलगाव में पीछे हटने की बजाय दूसरों की सहायता, शिक्षा के लिए संसार में रहना चुना। इस विश्वास को पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान में लोकप्रियता मिली। दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म। पश्चिम और दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में भिक्षुओं को रखने के लिए पहाड़ियों में गुफाएं बनाई गईं। आश्रय जीवन के चरण की बात करें तो आश्रम को समझना। आश्रम एक जीवन का प्रतीक है। इसके 4 मान्यता चरण हैं। ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ, वैवाहिक जीवन, वानप्रस्थ, सामाजिक जीवन और संन्यास, त्याग या मोक्ष प्राप्ति। संघ जीवन के साथ तुलना करें तो आश्रम प्रणाली में समय समय पर ध्यान की अनुमति थी, जबकि संघ में जीवन, ज्ञान और शिक्षण की निरंतर खोज थी। बौद्ध धर्म का दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार। बौद्ध धर्म में दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अन्य देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। थेरीवाद नामक बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में प्रचलित था। तीर्थयात्री आस्था के यात्री थे। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध धर्म, फाहियान तथा हेनसांग जैसे तीर्थयात्रियों ने महाद्वीप में बौद्ध स्थानों और मठों की यात्रा की। उनका यात्राओं के वृत्तांत इन तीर्थयात्रियों ने देशों, मठों, उनके द्वारा अर्जित धर्म ग्रंथों के विषय में लिखा। नालंदा बौद्ध धर्म का प्रकाश स्तंभ।
हेनसांग द्वारा विवरण बिहार में नालंदा उस काल का सबसे प्रसिद्ध मठ था। हेनसांग ने योग शिक्षकों बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने में ईमानदारी और कठोर बौद्धिक प्रवेश परीक्षाओं की सराहना की। हेनसांग की नालंदा में अध्ययन करने की उत्सुकता के कारण की बात करें तो नालंदा के शिक्षकों की असाधारण प्रतिभा और कुशलता, बुद्ध की शिक्षाओं का कड़ाई और ईमानदारी से पालन, निरंतर चर्चाओं वाला जीवंत बौद्धिक वातावरण, एक ऐसा मंच जहां विभिन्न नगरों से विद्वान अपने प्रश्नों के समाधान से लिए जुटे चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी प्रवेश द्वार यह सुनिश्चित करती है कि वे सबसे बौद्धिक रूप से सक्षम ही समक्ष ही प्रवेश कर सके। निष्कर्ष रूप में कहें तो हालांकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनी शिक्षाओं और प्रथाओं से भिन्न है, लेकिन आत्मज्ञान और मोक्ष की धारणा को समान आधार साझा करते हैं। मध्यम मार्ग पर बुद्ध पर जोर भोग तपस्या की चरम सीमाओं से बचने का एक तरीका, कठोर तपस्या और सभी जीवन रूपों की पवित्रता पर जैन का पूरक। दोनों धर्म बुद्ध के त्याग की कहानी जैसी जैन की कहानी के माध्यम से मानव स्वभाव, पीड़ा और पारगमन के मार्गों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्राचीन मूर्तियां, धर्म और कलाकृतियां जो समय की रेत में बची हुई हैं, उन अमिट छापों के मूक गवाह के रूप में काम करती हैं, जो इन दर्शनों ने भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य पर अंकित किए हैं। अपनी स्थायी विरासत के माध्यम से बौद्ध धर्म और जैन धर्म मानवता को आत्मनिरीक्षण करने, विकसित होने और आंतरिक शांति तथा ज्ञानोदय की दिशा में शाश्वत यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक विकास की बात करें तो 1500 से 1000 ईस्वी में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप बने, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बाद महायान बौद्ध धर्म, वैष्णववाद, शैववाद जैसी देवी पूजन परंपराएं हुई। 3री शताब्दी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर बनना शुरू हुए। प्रारंभिक स्मारकों और मूर्तिकला की खोज और संरक्षण। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1834 में राम राजा लिखित एजेज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 से 1842 जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भेल्सा टोप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 में H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। 1888 में ट्रेजर टोव एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फाउचर ने सांची के स्मारक प्रकाशित किए। 1923 में जॉन मार्शल ने संरक्षण मैनुअल प्रकाशित किया। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की आधारशिला रखी और 1989 में सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 20वीं शताब्दी में 1914 में जॉन मार्शल अल्फ्रेड फूशे की द मैन्यूमेंट्स ऑफ सांची
पुस्तक का प्रकाशन 1923 में, जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन 1955 में, प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 में सांची को एक विश्व कलादान स्थान घोषित किया गया। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित एक धर्म जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया। जैन धर्म अहिंसा परिग्रह तप पर जोर दिया। एक प्राचीन भारतीय धर्म जिसका वास्तविक स्थापना 24वें तीर्थंकर महावीर ने की थी। तीर्थंकर जैन धर्म के आध्यात्मिक शिक्षक जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। निर्वाण बुद्ध और पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण सुख और मुक्ति की स्थिति। धर्म ब्रह्मांडी व्यवस्था का सिद्धांत जिसे अक्सर कर्तव्य धर्म और वैदिक कानून के रूप में देखा गया। तपस्या गंभीर आत्म अनुशासन और आमतौर पर धार्मिक कारणों से सभी प्रकार के भोग से परहेज करना। कर्म किसी व्यक्ति के कार्यों का योग जो भविष्य में उनके भय का फैसला करता है। संसार मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। स्तूप बौद्ध मंदिर के रूप में निर्मित एक गुंबद के आकार की संरचना। अरहत कोई व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म में धार्मिक जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वर्धमान महावीर का दूसरा नाम है। उपनिषद प्राचीन संस्कृत बौद्ध धर्म जो वेदों में अंतर्निहित आध्यात्मिक दर्शन का आधार है। मठवास जीवन का धार्मिक तरीका जहाँ व्यक्ति सांसारिक गतिविधियों को त्याग कर स्वयं को पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यों में समर्पित कर देता है। अष्टांगिक मार्ग निर्माण के मार्ग के 8 पहलू जिसे एक साधक को अभ्यास करना चाहिए। 4 आर्य सत्य बौद्ध शिक्षा का सार समाहित करने वाली 4 केंद्रीय मान्यताएं। प्राकृत जैन ग्रंथों में प्रयुक्त एक प्राचीन भारतीय भाषा। उत्तराध्ययन सूत्र जैन ग्रंथ जहाँ महावीर की कई शिक्षाएं और कहानियां शामिल हैं। संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा जो बोधिसत्व के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करती है। अहिंसा सभी जीवित प्राणियों की हिंसा न करने से संबंधित सिद्धांत। श्रवण प्राचीन भारत की कुछ तपस्वी परंपराओं में घूमने वाला एक भिक्षु। मथुरा भारत का एक प्राचीन शहर जो बौद्ध जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं में महत्वपूर्ण। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ के लिए पारंपरिक शब्द। मध्यम मार्ग बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मार्ग जो भोग और तपस्या की चरम सीमा के बीच मध्य मार्ग प्रतिपादित करता है। महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में जनपदों और महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में कम से कम 9 जनपदों और विभिन्न जाति समूहों का उल्लेख है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पाणिनि के मगध कौशल वत्स को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए 22 जनपदों का उल्लेख किया। प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करते हैं, अधिक स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। हालांकि वे नामों में भिन्नता के साथ संभवतः अलग अलग राजनीतिक स्थितियों और लेखकों की भौगोलिक जागरूकता को दर्शाते हैं। यह प्रारंभिक भारतीय राजनीति के एक जटिल परिदृश्य के परिचय के रूप में काम करता है। भौगोलिक परिदृश्य में महाजनपदों में भारत का केवल एक हिस्सा शामिल था जो बंगाल, पूर्वी भारत और अधिकांश दक्षिण भारत को छोड़कर ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित था और उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। हालांकि बौद्ध ग्रंथ संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाते हैं। अंग महाजनपद यह आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित इसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद बिहार का पटना, गया, शाहाबाद जिला में स्थित इसकी राजधानी राजगृह या गृह थी। वज्जी महाजनपद यह बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित राजधानी वैशाली
लिच्छवी, विदेह, जातक जैसे महत्वपूर्ण परिवार शामिल थे। वज्जी संघ में वज्जी महाजनपद में मगध के विरुद्ध मल्लों ने 9 गणों ने और काशी के 9 गणों ने सहायता की। अजातशत्रु द्वारा पराजित वज्जी महाजनपद मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। वज्जी महाजनपद महावीर का जन्म ज्ञातक परिवार में हुआ था। मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधुनिक जिला देवरिया, बस्तर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में इसमें 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है। मल्लों के 9 गणों ने मगध के विरुद्ध वज्जियों की सहायता की। काशी महाजनपद यह आधुनिक वाराणसी में स्थित है, एक स्वतंत्र था। कोसल महाजनपद यह वर्तमान फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिलों में स्थित है। इसकी राजधानी श्रावस्ती। अयोध्या कोसल का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले यह पर्याप्त रूप में नहीं बसा था। इसमें शाक का जनजाति गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल था, जिसकी राजधानी बस्ती जिले में पिपरहावा और नेपाल में लुम्बिनी के रूप में पहचानी गई थी। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। वत्स मूल रूप में कुरु वंश से संबंधित थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हस्तिनापुर में से इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में स्थानांतरित हो गए। चेदी महाजनपद यह आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित राजधानी शक्तिमती। कुरु महाजनपद आधुनिक हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र में यमुना नदी के पश्चिम में राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली। पांचाल महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यमुना नदी के पूर्व का क्षेत्र, राजधानी अहिच्छत्र। सूरसेन महाजनपद इसमें ब्रज मंडल शामिल था, राजधानी मथुरा। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर का क्षेत्र शामिल है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अवंती महाजनपद आधुनिक मालवा शामिल है, जिसमें राजधानी उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र थे। असमक महाजनपद नर्मदा नदी और गोदावरी के बीच स्थित, इसकी राजधानी पोटन थी। गांधार महाजनपद पाकिस्तान के पश्चिमी भाग और पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र, इसकी राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती थी। कंबोज महाजनपद की पहचान पाकिस्तान में आधुनिक हजारा जिले में की जाती है, जिसकी राजधानी पुंछ थी। महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी? यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण विकासों में से युक्त महत्वपूर्ण युग का प्रतीक है। राजनीतिक विकास में राज्यों और शहरों का उद्भव इस अवधि में प्रारंभिक राज्यों और शहरी केंद्रों का उदय, लोहे के उपयोग में वृद्धि और सिक्कों की शुरुआत देखी गई। दर्शन शास्त्र का विकास इस अवधि के दौरान विशेष रूप से बौद्ध दर्शन और जैन धर्म विचार की विविध प्राणियाँ उभरी हैं। राजधानी शहर प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंदी राजधानी होती थी। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, काशी जैसे प्रसिद्ध नगर विभिन्न महाजनपदों की राजधानी थे। गणतांत्रिक राज्य इस अवधि में उल्लेखनीय गणतांत्रिक राज्य भी देखे गए थे, जिनमें कुशीनारा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक, रामग्राम के कोली, पिपलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी शामिल थे। शासन संरचना अधिकांश महाजनपद राजतंत्र थे, लेकिन गण या संघ कुलीन तंत्र थे, जहाँ सत्ता कई लोगों के बीच वितरित की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप में राजा कहा जाता था। महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे गणों का हिस्सा थे। कुछ मामलों में वज्जी संघ की तरह भूमि जैसे संसाधनों को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया गया था। सैन्य और नौकरशाही समय के साथ कुछ राज्यों ने स्थायी सेनाएं विकसित की और नियमित नौकरशाही बनाए रखी, जबकि अन्य ने मिलिशिया पर भरोसा किया, जिसमें अक्सर किसान शामिल होते थे। आर्थिक विकास में महाजनपदों के दौरान कृषि में परिवर्तन हुआ। लोहे के
फाल के प्रयोग से भारी और चिकनी मिट्टी की बेहतर जुताई संभव हुई, जिससे अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। धान की रोपाई किसान बीज बिखेरने के बजाय पौधे उगाए गए, फिर उन्हें खेतों में रोपा गया, जिनके परिणाम स्वरूप जीवित रहने की क्षमता बढ़ी और उत्पादन में वृद्धि हुई। कर की बात करें तो धर्मसूत्र ब्राह्मणों द्वारा रचित ये कृषकों, व्यापारियों और कारीगरों से कर इकट्ठा करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। चूँकि महाजनपदों के शासक विशाल किलों का निर्माण कर रहे थे, बड़ी सेनाएं बनाए हुए थे, इसलिए उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। लोगों द्वारा कभी कभी लाए गए उपहारों पर निर्भर रहने के बजाय, जैसे कि उपनिषद के राजाओं के मामले में था, उन्होंने कर एकत्र करने के लिए समर्पित अधिकारियों को नियुक्त करके नियमित कर एकत्र करना शुरू कर दिया। फलों पर, शिल्पकारों पर और व्यापार के माध्यम से आने वाली वस्तुओं पर कर लगाए जाते थे। फसलों पर कर सबसे महत्वपूर्ण थे। इसका कारण यह था कि अधिकांश लोग किसान थे। सामान्यतः कर के रूप में उत्पादन का 1/6 भाग निर्धारित किया जाता था। इसे भाग या एक हिस्सा माना जाता था, नाम से जाना जाता था। शिल्पकारों पर भी कर आरोपित थे। ये श्रम के रूप में हो सकते थे। उदाहरण के लिए, एक बुनकर या लोहार को राजा के लिए हर महीने 1 दिन का काम करना पड़ता था। चरवाहों को पशुओं की उपज के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता था। शिकारियों, संग्रहकर्ताओं को राजा को वन उपज प्रदान करनी पड़ती थी। व्यापारिक विकास में पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार जैसे नए शहरी केंद्र महाजनपदों की राजधानी के रूप में उभरे। विस्तृत भूमि और नदी मार्ग उपमहाद्वीप में मध्य एशिया तथा से आगे तक जोड़ते थे। विदेशी मार्ग अरब सागर से अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक तथा बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक फैले हुए थे। इन मार्गों में फेरी वाले व्यापारी नाविक यात्रा करते थे, जो अक्सर शासकों के संरक्षण में होते थे। मगध साम्राज्य, शिशुनाग और नंद राजवंश बौद्ध परंपरा के अनुसार राजा उदयन और उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिसके कारण शिशुनाग के शासन किया। पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है, जो बाद में नंद वंश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। महान पद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की और वह एक सैन्य प्रतिभावान था। महापद्मानंद ने प्रमुख क्षत्रिय वंशों को पराजित किया और उत्तरी भारत में अधिकांश हिस्से को विजित करते हुए एक साम्राज्य की स्थापना की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत का राजनीतिक इतिहास इन 16 राज्यों के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष का इतिहास। अंततः मगध का साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा और एक बृहद साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। संस्थापक राजवंश की बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के 4 महत्वपूर्ण शाही राजवंशों का उदय, मगध के हर्यक, कौशल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत, जिसका उद्देश्य छोटे राज्यों पर आधिपत्य करके या उन्हें पराजित कर प्रभुत्व स्थापित करना था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक मुख्य प्रतियोगिता मगध के हर्यक और कौशल के इक्ष्वाकु के बीच थी। मगध राजवंश प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा तथा अजातशत्रु मगध सर्वोच्च तक संस्थापक बन गया। पाटलिपुत्र की स्थापना प्रारंभ में राजगृह राजा का घर मगध की राजधानी थी, जो पहाड़ियों के बीच स्थित एक किलेबंद बस्ती थी। बाद में
बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां गंगा के किनारे संचार मार्ग बनाए गए। मगध के उदय के कारण क्या थे? दूरदर्शी नेतृत्व, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों का नेतृत्व किया गया। मगध में क्षेत्रीय विस्तार के लिए राजनीतिक कौशल और सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। मगध ने भौगोलिक लाभ और आर्थिक शक्ति का लाभ उठाया। राजगृह के पास स्थिर प्रचुर लौह भंडार ने हथियार बनाने की तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया। राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र की राजधानी राजनीतिक रूप से स्थित थी और प्राकृतिक रूप से मजबूत थी। मगध गंगा के मैदान में उपजाऊ भूमि के कारण कृषि पैदावार अधिक थी। व्यापार और वाणिज्य के उदय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आर्थिक समृद्धि ने एक सुसज्जित सेना के रखरखाव को संभव बनाया। सैन्य नवाचार में बड़े पैमाने पर युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाने लगा। सैन्य लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाया गया। सामाजिक विविधता और सामंजस्य किरातों मगधों सहित विविध समूहों का मिश्रण हाल के आर्यीकरण ने समाज के विस्तार के लिए एक नया उत्साह भर दिया। वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली विहार थी, एक अलग प्रकार की सरकार के अधीन था, जिसे गण या संघ के नाम से जाना था। एक गण या संघ के कई शासक होते थे। प्रत्येक को राजा कहा जाता था। ये राजा एक साथ अनुष्ठान करते, वे सभाएं में मिलते, चर्चा और बहस के माध्यम से तय करते कि क्या करें और कैसे करना। उदाहरण के लिए यदि उन पर किसी विरोधी के आक्रमण किया था तो वे इस बात पर चर्चा करने के लिए मिलते कि खतरे के निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। महिलाएं, दास और कम्मकार, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कम्मकार कहते हैं। वज्जी की शासकीय संरचना की देखें तो वज्जी की राजधानी वैशाली विहार में सरकार का प्रकाश संघ या गण जैसी सरकार थी। जीतने का प्रयास शक्तिशाली राज्यों द्वारा किया गया। लगभग 1500 ईसा पूर्व गुप्त शासकों द्वारा 1500 वर्ष पूर्व गुप्त शासकों द्वारा कब्जा किए जाने तक अस्तित्व में रहा। अनेक राज्य एक साथ अनुष्ठान करते, इसमें सभा में मिलना होता इनका शामिल नहीं। महिला, दास, कामगार इनकी सभा में शामिल नहीं थे। सभा में मिलना में चर्चा और बहस के माध्यम से निर्णय लेना। उदाहरण, विरोधियों के विरुद्ध रणनीति की रक्षा। एक प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक दीघनिकाय से वज्जियों का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें बुद्ध के कुछ भाषण शामिल हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी। अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। इसने अजातशत्रु वज्जी अजातशत्रु पर आक्रमण। अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस हमले पर सलाह लेने के लिए अपने
अपने वस्साकार नामक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस मामले पर सलाह लेने के लिए वस्साकार नामक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। उन्होंने पूर्ण और लगातार सार्वजनिक सभाएं आयोजित की। वे मिले और साथ मिलकर काम किया, स्थापित नियमों का पालन करते थे। वे बड़ों का सम्मान करते थे, उनका समर्थन करने और उनकी बात सुनते थे। वज्जी संघ में महिलाओं को बलपूर्वक या बंदी बनाकर नहीं रखा जाता था। स्थानीय मंदिर कस्बों और गांवों में बनाए जाते थे। विभिन्न मान्यताओं का पालन करने वाले बुद्धिमान संतों का सम्मान किया गया था। उन्हें देश में स्वतंत्र रूप में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति दी जाती थी। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों के रूप में के लिए निम्न के से भिन्न था। प्रयास और कम से कम 3 अंतर सूचीबद्ध करें। विदेशी आक्रमण। ईरानी आक्रमण पूर्वोत्तर भारत में छोटे छोटे क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गए, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत विभाजित रहा। इसमें कम्बोज, गांधार, मद्र में लगातार संघर्ष होता रहा। उत्तर पश्चिम भारत में विभाजन का लाभ उठाकर ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया। भारत में ईरानी शासन की सटीक अवधि अनिश्चित है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सिकंदर के आक्रमण तक भारत ईरानी साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। भारतीय सैनिक अचमेनियन सेना का हिस्सा था, जो ग्रीस और अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़े थे, जो लगभग 330 ईसा पूर्व तक ईरानी प्रभाव का प्रमाण देते हैं। डेरियस 522 से 486 ईसा पूर्व ने 518 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में अचमेनियन शासन का विस्तार किया। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सिंधु नदी घाटी में डेरियस की रुचि के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है। डेरियस ने सिंधु नदी घाटी का पता लगाने के लिए 517 ईसा पूर्व में एक सैनिक अभियान भेजा था। सिकंदर का आक्रमण। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के सिकंदर ने एशिया माइनर, ईरान, इराक पर विजय प्राप्त की। धन की किंवदंतियों और भूगोल में उनकी रुचि के कारण उन्होंने फिर से भारत पर अपनी नजरें जमाई। कई स्वतंत्र राजतंत्रों और जनजातीय गणराज्यों के साथ उत्तर पश्चिम भारत का राजनीतिक परिदृश्य सिकंदर की योजनाओं के अनुकूल था। सिकंदर ने इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इसमें आम्भी और पोरस के नेतृत्व वाले क्षेत्र भी शामिल है। तक्षशिला में आम्भी ने स्वेच्छा से समर्पण कर दिए, जबकि पोरस ने जमकर विरोध किया, लेकिन अंत में सिकंदर का सम्मान करना पड़ा। पोरस के हारने के बाद सिकंदर ने अपनी राज्य पुनर्गठित किया और गठबंधन बनाया। सिकंदर की विजय प्राप्ति की प्रगति उसके सैनिकों के बीच विद्रोह के कारण व्यास नदी पर रुक गई, जो 10 साल के लगातार युद्ध से थमे हुए और बीमार थे। भारत की कठिन परिस्थितियों और मगध में शक्तिशाली नंद शासकों के बारे में उनकी जानकारी ने उन्हें पूर्व की ओर जाने में अनिच्छुक बना दिया। सिकंदर की आगे बढ़ने की इच्छा के बावजूद उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
जिसने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस प्रकार पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना अधूरा रह गया। फारस या ईरान के साथ भारत के संपर्क का परिणाम क्या रहा? व्यापार और वाणिज्य। इस संपर्क से भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में ईरानी सिक्के मिले। यूनानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की धन संपदा का ज्ञान हुआ। कला और वास्तुकला। बाद के समय में मौर्यकालीन मूर्तिकला ने ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अशोक के समय स्मारक, विशेषकर एकाश्म स्तंभ, ईरानी प्रभाव दर्शाते हैं। भाषा और अभिलेख में ईरानी साम्राज्य ने भारत में खरोष्टी लिपि का परिचय कराया। इस लिपि का उपयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया और 3री शताब्दी ईस्वी तक इसका उपयोग किया जाता रहा। अशोक के शिलालेखों की प्रस्तावना और उसके भीतर के कुछ शब्द भी ईरानी प्रभाव को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख में लिपि शब्द ईरानी शब्द डिप्ल से बन लिया गया है। निष्कर्ष रूप में कहें तो महाजनपदों का युग एक जटिल युग था जो प्राचीन भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। पुरालेख विज्ञान में हुई प्रगति ने इस अवधि के बारे में हमारी समझ को और समृद्ध किया। लेकिन अकेले शिलालेख निश्चित ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। विदेशी आक्रमण का स्थायी प्रभाव और प्रमुख नगरों और व्यापारिक मार्गों का उदय इस अवधि की जटिलता को रेखांकित करता है। यह युग और उसकी प्रमुख पुरालेख संबंधी खोजें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो जनपद का अर्थ है वह भूमि जहाँ जन मतलब समुदाय बसते हैं। यह प्राकृत और संस्कृत दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जनपद। राजा। जो लोग बड़े यज्ञ करते हैं उन्हें जनपदों के राजा के रूप में मान्यता दी जाती थी। महाजनपद। प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 प्रमुख राजाओं का उल्लेख है जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। वैदिक साहित्य में 9 जनपदों का उल्लेख है जबकि पाणिनि के कार्यों में 22 का उल्लेख है। वज्जी परिसंघ। वज्जी 8 गणों का एक अद्वितीय संघ था जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म वज्जीगण संघों में से एक में हुआ था। ज्ञातक कुल में। प्रत्यारोपण। यह एक पौधे को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रोपने की तकनीक है प्रत्यारोपण। धर्मसूत्र संस्कृत गद्य ग्रंथों का संग्रह है जो हिंदू विधियों का सबसे प्रारंभिक स्रोत है। गृहपति घर का मालिक या मुखिया होता था जो एक ही निवास साझा करने वाली महिलाओं और बच्चों और श्रमिकों पर नियंत्रण रखता था। कभी कभी इस शब्द का उपयोग धनी व्यापारियों सहित शहरी अभिजात वर्गों के पुरुषों के लिए स्थिति के एक मार्कर के रूप में किया जाता था। गण। इसका प्रयोग ऐसे समूह के लिए किया जाता था जिसमें कई सदस्य हों। संघ। इसका अर्थ है संगठन या संघ। मौर्य काल। प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के बाद उपमहाद्वीप में कई प्रकार के विकास हुए जो आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजघरानों का उदय हुआ। ऋग्वेद की रचना सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर रहने वाले लोगों द्वारा की गई। उत्तर भारत, दक्कन की पठार और कर्नाटक के कुछ हिस्सों सहित उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में कृषक बस्तियों का विकास हुआ। दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के साक्ष्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य और दक्षिण भारत में शवों को अंतिम संस्कार के नए तरीके उभरे जिसमें बृहद पाषाण संरचनाओं का निर्माण भी शामिल है
जिन्हें महापाषाण के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों जैसे शिलालेखों, ग्रंथों, सिक्कों, दृश्य सामग्री का उपयोग करके इन विकास प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय प्रारंभिक राज्यों, शहरों, लोहे के बढ़ते उपयोग और सिक्कों के विकास से जुड़ा समय रहा है। इस दौरान बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित विविध विचार प्रणालियों का विकास भी हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों में अन्य बातों के अलावा 16 राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें महाजनपदों के रूप में जाना जाता है। वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से थे। महाजनपदों की विशेषताओं में अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, जबकि कुछ महाजनपद, जिन्हें गण या संघ के नाम से जाना जाता था, कुलीन तंत्र थे। यहाँ कई लोगों का समूह शासन करता था, जिन्हें प्रायः सामूहिक रूप में राजा कहा जाता था। उदाहरण के लिए महावीर और बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो प्रायः किलेबंद होती थी। ब्राह्मणों द्वारा रचित संस्कृत धर्मसूत्र शासकों, साथ ही अन्य सामाजिक श्रेणियों के लिए मानदंड निर्धारित करते थे, जिसने आदर्श रूप में क्षत्रिय होने की अपेक्षा की जाती थी। शासकों को कृषकों, व्यापारियों, कारीगरों से कर और उपहार एकत्रित करने की सलाह दी गई। कुछ राज्यों ने स्थायी सेनाएं रखी, नियमित नौकरशाही व्यवस्थाओं को बनाए रखा। अन्य नागरिक सेना पर निर्भर रहे, जिनकी भर्ती अक्सर किसानों से की जाती थी। 16 महाजनपदों में प्रथम था मगध साम्राज्य। 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध वर्तमान बिहार में निम्नलिखित कारणों से सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभरा। बिंदुसार, अजातशत्रु महाजनपद जैसे सबसे प्रसिद्ध आक्रामक महत्वाकांक्षी राजा, उनके मंत्री, जिन्होंने उनकी नीतियों को लागू करने में मदद की। मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ कृषि उपज विशेष रूप से अच्छी होती थी। लोहे की खदानें वर्तमान झारखंड में सुलभ थीं। औजारों व हथियार के लिए संसाधन उपलब्ध कराती थी। सेना एक महत्वपूर्ण घटक हाथी इस क्षेत्र में जंगलों की बहुतायत में पाए जाते थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों से सस्ता और सुविधाजनक परिवहन का साधन उपलब्ध कराता था। राजगृह राजधानी पहाड़ियों के बीच स्थित किलेबंद बस्ती थी। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में स्थानांतरित किया गया, जहाँ गंगा के किनारे परिवहन के लिए मार्ग बनाए गए। राजगृह वर्तमान राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी। यह रोचक तथ्य है कि पुराने शब्द नाम का अर्थ है राजा का घर। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों ने उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों, विचारों लिखे जाते थे जो उन्हें बनवाते थे। इनमें राजाओं की क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान का ब्यौरा होता था। यानी अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते थे। कई अभिलेखों ने इनके निर्माण की तिथियां भी खुदी होती थी। जिन पर तिथि नहीं मिलती है, उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अभिलेख लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर आ इस तरह जैसा लिखा जाता था। लगभग 500 ईसा पूर्व में वाई इस प्रकार का लिखा जाता था। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जनसामान्य की भाषाएं थी।
अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए, क्योंकि यह एक प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए। आपको यहाँ तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द मिलेंगे इन्हें, क्योंकि इन भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इसका उपयोग लेखन कार्य के लिए नहीं किया जाता था। एक आरंभिक मौर्य साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य 322 से 185 BCE का उदय हुआ। इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक नियंत्रण स्थापित किया। उनके पोते अशोक, जो संभवतः प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ने कलिंग, वर्तमान ओडिशा, पर विजय प्राप्त की। मौर्यों के बारे में अन्वेषण करें तो मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत हैं। पुरातात्विक खोज, विशेषकर मूर्तिकला, समकालीन रचनाएं जैसे कि मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत का वृत्तांत है। अर्थशास्त्र, जिससे कुछ भागों की रचना संभवतः कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो प्रारंभिक रूप में चंद्रगुप्त के मंत्री माने जाते थे। बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक साहित्य के साथ साथ संस्कृत साहित्य की रचना भी हुई। प्रस्तरों और स्तंभों पर अशोक के अभिलेखों 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व को प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माना जाता है। साम्राज्य बनाम राज्य। साम्राज्य को राज्य की तुलना में अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है, जबकि साम्राज्य को राज्य की तुलना में अधिक संसाधन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। उन्हें बड़ी सेनाओं द्वारा साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें बड़ी संख्या में कर संग्रह वाले अधिकारी भी रखने होते थे। अशोक का धम्म के दर्शन में राज्य में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, लोगों के त्वरित और प्रभावी न्याय, सभी धर्मों का सम्मान, जीवन का संरक्षण, सत्य बोलना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, नौकर, गरीबी और दास के प्रति दयालुता का भाव। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासकों में से एक अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेश पत्थरों, प्राकृतिक चट्टानों व पॉलिश किए गए स्तंभों पर खुदवाए थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। अफगानिस्तान में शिलालेखों के लिए अरामाइक, ग्रीक लिपियों का भी उपयोग किया गया था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति दासों व नौकरों के साथ दयालु व्यवहार करना और अपने धर्म के अलावा अन्य धर्मों व परंपराओं के प्रति सम्मान करना शामिल था। उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामात के नाम से जाना जाता, जगह जगह जाकर लोगों को धम्म के बारे में पढ़ाते। अशोक के सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे अन्य देशों में धम्म के प्रसार के लिए दूत भेजे। उन्होंने उनके पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। साम्राज्य का प्रशासन की बात करें तो एक समान प्रशासनिक व्यवस्था के लिए साम्राज्य के भीतर शामिल क्षेत्र अत्यंत विविध थे। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों से लेकर उड़ीसा तक। इस प्रकार साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र राजधानी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी थे। राजधानी और प्रांतीय केंद्र के आसपास के क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण सबसे मजबूत था। क्षेत्र में गांवों और कस्बों में रहने वाले किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों
की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारी उन लोगों को दंडित करते थे जो शासन के आदेश का अवहेलना करते थे। मौर्यों ने सड़कों और नदियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जो परिवहन के साथ साथ कर प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र हमें बताता है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत अपने सोने व कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। संभव है कि ये संसाधन भेंट के रूप में एकत्रित किए गए हों। यहाँ वन क्षेत्र भी थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कमोबेश स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, शहद, मोम उपलब्ध कराने की अपेक्षा होती थी। मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए 6 उपसमितियों वाली एक समिति का उल्लेख किया है। अशोक ने धम्म के संदेश के प्रसार के लिए उपयुक्त विशेष अधिकारियों धम्म महामात की मदद से धम्म का प्रचार करके अपने साम्राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया। राजधर्म के नवीन सिद्धांत में दक्षिण के राजा और सरदार, दक्कन और सुदूर दक्षिण में जो नए साम्राज्य उभरे इस प्रकार थे। उसमें तमिलकम, प्राचीन तमिल देश का नाम, जिसमें तमिलनाडु के अलावा वर्तमान आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। चोर चेल पांड्य के सरदारों ने दक्षिण भारत पर शासन किया। सातवाहनों ने पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी तक शक, मगध एशिया मूल के लोग ने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भागों में राज्य स्थापित किए। दैनिक राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ना था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुषाणों लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में से पहली शताब्दी ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य का शासन किया। कुषाण स्वयं को देवतुल्य मानते थे। उन्होंने देवपुत्र या ईश्वर पुत्र जैसी उपाधियां धारण की, जो संभवतः चीनी शासकों से प्रेरित थी। वे स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। कुषाण प्रशस्तियां आमतौर पर राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है, की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने संस्कृत में की थी। सामंतों का भूमि सहित स्थानीय संसाधनों पर भी नियंत्रण था। उन्होंने शासकों को सम्मान तथा सैन्य सहायता प्रदान की, इसलिए वे सामंत शक्तिशाली होते थे। वे राजा भी बन सकते थे। इसके विपरीत कमजोर शासक स्वयं शासकों के अधीन हो जाते थे। एक बदलता ग्रामीण इलाका जनता में राजा की छवि, साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही मिलते हैं, परंतु जातक और पंचतंत्र जैसे संकलनों में निहित कहानियों की जांच करके कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जातक ग्रंथ पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली में लिखे गए थे। इनमें से कई कहानियाँ संभवतः लोकप्रिय मौखिक कहानियों के रूप में प्रचलित हुई, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। ऐसा एक उदाहरण है गंधतिंदु जातक कहानी, जो प्रजा की दुर्दशा का वर्णन करती है। उत्पादन या उपज बढ़ाने की रणनीति की बात करें तो हल से कृषि करने के माध्यम में परिवर्तन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही गंगा और कावेरी जैसी उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों में फैल गई थी। लोगों के फाल वाले हल का उपयोग किया जाता था, जबकि शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कुदाल से खेती करते थे। रोपाई की शुरुआत से धान के उत्पादन में नाटकीय रूप में वृद्धि हुई। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं जैसे माध्यमों का उपयोग सामान्यतः कम किया जाता था। समुदायों के साथ साथ व्यक्तियों ने भी सिंचाई और कार्यों के साधन निर्मित किए। ग्रामीण समाज में विभिन्न तकनीकों
से जहाँ एक तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई वे तो वहीं दूसरी तरफ इनके लाभ एक समान नहीं थे। गजपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, पशु, अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था और कभी-कभी इन शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। ग्रामीण समाज की भिन्नताएं क्या थी? भूमि जोतों तक पहुंच में अंतर, कुछ नई तकनीकों, मजदूर, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों और छोटे किसानों और साथ ही बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है, जो कृषि क्षेत्र में असमानता तथा भेदभाव में वृद्धि का प्रमुख कारण था। गजपति शब्द का प्रयोग अक्सर पाली ग्रंथों में छोटे किसानों और जमींदारों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता था। बड़े भूमिधारक साथ ही गांव के मुखिया जिनका पद प्रायः वंशानुगत होता था, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे, जो सामान्यतः अन्य किसानों पर नियंत्रण रखते थे। प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथ में भी गांवों में रहने वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख, जैसे बड़े जमींदार का या वेल्लार, हल चलाने वाले और दास या अधिमई। भूमिदान और नए अभिजात ग्रामीण वर्ग। ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी में ही भूमिदान किए गए, जिसमें से कई अभिलेखों में दर्ज किए गए। इनमें कुछ अभिलेख पत्थर में लिखे गए, लेकिन अधिकांश तांबे के पत्थरों में खुदे थे, जो संभवतः भूमि प्राप्त करने वाले लेनदेन के रिकॉर्ड के रूप में दिए जाते थे। कर्नाटक से प्राप्त ताम्रपत्र लेख 6ठी शताब्दी ईस्वी का था। ये अनुदान मुख्यतः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में होते थे। कुछ मामलों में और विशेष रूप से 7वीं शताब्दी के बाद से अभिलेखों का कुछ हिस्सा संस्कृत में था, जबकि बाकी तमिल या तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में था। दान की गई भूमि के आकार में क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं, जिसमें से छोटे भूखंडों से लेकर बंजर भूमि के विशाल हिस्से और दान प्राप्तकर्ताओं को दिए गए अधिकार शामिल थे। अग्रहार उस भूमि को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूल करते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। भूमि अनुदान का प्रस्ताव वे कृषि को नए क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए शासक वंशों द्वारा अपनाई गई रणनीति का भाग थे। साथ ही सामंतों के अत्यधिक प्रभाव के कारण कमजोर होती राजा की राजधानी शक्ति के फलस्वरूप सहयोगियों को अपने पक्ष में करना था। राजा नियंत्रण खो रहे थे, वे कम से कम शक्ति का दिखावा करना चाहते थे। मौर्योत्तर काल की बात करें तो मध्य एशिया के साथ संपर्क और उसके परिणाम क्या हुए। लगभग 200 ईसा पूर्व के प्रारंभ में इस काल में मौर्यों जैसे बड़ा साम्राज्य नहीं देखा गया, लेकिन मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ या व्यापारिक संपर्क के लिए उल्लेखनीय है। पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्कन में मौर्यों के बाद कई स्थानीय शासकों ने शासन किया, जैसे शुंग, कर्ण, सातवाहन। उत्तर पश्चिम भारत में मौर्यों के बाद मध्य एशिया में कई शासक राजवंश आए। इंडो ग्रीक आए, कुषाण आए, सीथियन या शक आए। इंडो ग्रीक आक्रमण का कारण क्या था? इंडो ग्रीक को हिंद यवन भी कहते हैं। इनके आक्रमण का कारण था, आक्रमण का एक प्रमुख कारण सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी थी, जो बैक्ट्रिया और ईरान के निकटवर्ती पार्थिया नामक क्षेत्रों में स्थापित हुआ। शासकों ने बढ़ते दबाव के कारण बैक्ट्रिया यूनानियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अशोक के उत्तराधिकारी विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर पाने और उनको रोकने पर असफल रहे। लगभग 200 ईसा पूर्व से आक्रमणों को एक श्रृंखला शुरू हुई। हिंदकुश पर्वत को सबसे पहले पार करने वाले यूनानी थे, जिन्होंने ऑक्सस नदी के दक्षिण में स्थित बैक्ट्रिया पर शासन किया, जो उत्तरी
अफगानिस्तान से घिरा क्षेत्र था। हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भारत का पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी थे, जिन्हें जिन्हें हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में हिंद यूनानी ने उत्तर पश्चिमी भारत में बड़े पैमाने पर आधिपत्य कर लिया, जो सिकंदर द्वारा जीते गए हिस्से से भी बड़ा था। वे अयोध्या और पाटलिपुत्र तक आगे बढ़े, किंतु यूनानी भारत में एकजुट शासन स्थापित करने में विफल रहे। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व था। उसे मिलिंद के नाम से जाना जाता था। नागसेन द्वारा उसे बौद्ध धर्म के परिवर्तन कर दिया और उसे नागार्जुन के नाम से जाना जाता था। मिलिंद के प्रश्नों और नागसेन के उत्तर को एक पुस्तक के रूप में दर्ज किया गया, जिसे मिलिंद पन्हों के नाम से जाना जाता है। हिंद यूनानी भारत में सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक थे। इसके बारे में निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ये आहत सिक्के के विपरीत थे। आहत सिक्कों को निश्चित रूप में राजवंश से नहीं जोड़ा जा सकता था। ग्रीक शासक भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर हेलेनिस्टिक कला विशेषता की शुरुआत के कारण भी याद किए जाते हैं, जिसने गांधार कला को जन्म दिया। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक हिंद यूनानी थे। शक की बात करें तो शक या सीथेनियों ने बैक्ट्रिया एवं पार्थिया पर आक्रमण किया। उन्हें यूनानी शासकों ने छीन लिया। यूनानियों के मार्ग पर चलते हुए शकों ने धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत पर अपना शासन बढ़ाया। शकों के दो समूह तक्षशिला पर शासन करने वाले उत्तरी क्षत्रप और महाराष्ट्र पर शासन करने वाले शक को पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में शक शासन का संस्थापक मोग या माउस था। उसका पुत्र उत्तराधिकारी एजेस था, जिसे विक्रम संवत का संस्थापक माना जाता है। तक्षशिला के शासकों को पार्थियनों ने परास्त कर दिया। रुद्रदमन प्रथम ये काठियावाड़ में अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए कार्य के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। रुद्रदमन ये एक झील लंबे समय से सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती थी और मौर्य काल जितनी ही पुरानी थी। यह संस्कृत भाषा का प्रेमी था। रुद्रदमन संस्कृत भाषा का प्रेमी था। उसने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा अभिलेख जारी किया। कुषाण की बात करें तो कुषाण यूची जनजाति की शाखा थी, जिसका मूल स्थान मध्य एशिया था। ये शकों को विभाजित करके सबसे पहले बैक्ट्रिया आए। फिर वे धीरे धीरे काबुल की घाटी की ओर चले गए और आधिपत्य कर लिया। गांधार क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। कुषाण का संस्थापक कुजुल कडफिसस प्रथम था। उसने काबुल घाटी पर आधिपत्य कर लिया और उसके नाम से सिक्के जारी किए। प्रारंभिक कुषाण राजाओं ने गुप्तकालीन सिक्कों की तुलना में उत्कृष्ट स्वर्ण सामग्री वाले सिक्के जारी किए। भारत में मथुरा दूसरी राजधानी थी, जबकि पहली पुरुषपुर या पेशावर थी, जहाँ कनिष्क ने एक मठ और एक विशाल स्तूप या पुरावशेष स्मारक बुर्ज बनवाया, जिसे विदेशी यात्रियों को आश्चर्यचकित कर दिया। विम कडफिसस प्रथम का पुत्र ने मथुरा पर उत्तर पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त की। उसने संपूर्ण विश्व का स्वामी बना दिया। भीम कडफिसस
संपूर्ण स्वामी बना दिया और उच्च स्थिति वाली उपाधियों वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए। ये भगवान शिव का भक्त था। कनिष्क 78 से 120 ईस्वी कनिष्क शासक 78 से 120 ईस्वी कुषाण वंश संबंधित था। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रचार किया, बौद्ध धर्म के महाविद्वानों का संरक्षण, जिसमें अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चतुर्थ पौष संगीति भी करवाई कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। वह शक संवत का संस्थापक था, जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ। कनिष्क का साम्राज्य विशाल था, जो पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में बनारस तक और उत्तर में काशी से लेकर दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी फिरोजपुर या आधुनिक पेशावर थी। कनिष्क ने अपने शासनकाल के आरंभ में बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके सिक्के न केवल बुद्ध के बल्कि ग्रीक, हिंदू देवताओं की छवियों को प्रदर्शित करता है। यह कनिष्क को अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता को दर्शाता है। कनिष्क के युग में महायान बौद्ध धर्म प्रचलन में आया, जो बुद्ध द्वारा सिखाए गए और अशोक द्वारा प्रचारित धर्म के कई पहलुओं से भिन्न थे। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध पूजा फलों, वस्त्रों, इत्रों और दीपकों में की जाने लगी। इसके अलावा मूर्ति पूजा और अनुष्ठान विकसित हुए। कनिष्क ने नए मत के प्रचार किया। मध्य एशिया और चीन में भी मिशनरियों को भेजा। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और बौद्ध विद्वान का संरक्षण दिया। अश्वघोष एक महान दार्शनिक था, कवि और नाटककार था। यह बुद्ध चरित्र की रचयिता था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में शोभा बढ़ाता था। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को भी उसका संरक्षण प्राप्त था। चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्मशास्त्र और सिद्धांत के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म और सिद्धांत के संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए कनिष्क द्वारा बुलाई गई थी। यह वसुमती की अध्यक्षता में कश्मीर में श्रीनगर के पास कुंडल वन में आयोजित की गई। इस परिषद ने त्रिपिटकों का एक आधिकारिक टीका तैयार किया और महायान सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया। मध्य एशिया संपर्कों का प्रभाव क्या रहा? संरचनाएं और मृदभांड। शक कुषाण चरण ने निर्माण गतिविधियों में एक विशिष्ट प्रगति दर्ज की। फर्श के लिए पकी ईंटों और फर्श तथा छत दोनों के लिए खपरों, टाइलों का उपयोग किया गया। ईंट वाले कुओं का निर्माण किया गया। मिट्टी के पात्र माध्यम से प्राचीन फैब्रिक के साथ लाल रंग के सौदे और पॉलिशदार बर्तन थे। व्यापार और प्रौद्योगिकी। शक और कुषाणों की अपनी लिपि, भाषा या धर्म नहीं था। उन्होंने संस्कृत के इन तत्वों को भारत में अपनाया। वे भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बेहतर अश्वारोही सेना और बड़े पैमाने पर अश्वारोहण की परंपरा विकसित की। शक और कुषाण उत्कृष्ट घुड़सवार थे। घुड़सवारी के प्रति उनका प्रेम अफगानिस्तान की बजाय बेहतर अश्वारोही सेना अफगानिस्तान से बनारस में खोजी। कुषाण की गई घुड़सवारी वाली टेराकोटा आकृति प्रमाणित हुई है। शक और कुषाणों ने पगड़ी, पतलून, भारी लंबे कोट चलाए। अब भी अफगान और पंजाबी पगड़ी पहनते हैं। शेरवानी और लंबे कोट का ही बदला हुआ रूप है।
मध्य एशियाई लोग टोपी, हेलमेट, जूते भी लाए जिनका उपयोग योद्धा करते थे। कुषाणों ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया जो चीन से शुरू हुआ और मध्य एशिया, अफगानिस्तान में उनके साम्राज्य से होते हुए ईरान और पश्चिमी एशिया तक गया एवं पश्चिमी एशिया तक और पूर्वी भूमध्य सागर में रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। यह मार्ग कुषाणों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत था। उन्होंने व्यापारियों से उगाही गई चुंगी के कारण एक बहुत समृद्ध साम्राज्य स्थापित किया। राजनीति शक और कुषाणों ने सामंती शासकों के माध्यम से अनेक छोटे छोटे देसी राजाओं का कुछ चित्रित प्रथाएं भी। शकों और कुषाणों ने राजा की दिव्यता के विचार को मजबूत किया। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कहा। उन्होंने शासन की क्षत्रप प्रणाली शुरुआत की। साम्राज्य अनेक क्षत्रपों में विभाजित और प्रत्येक क्षत्रप में एक क्षत्रप के शासन के अधीन रखा जाता था। कुछ विभिन्न प्रथाओं भी शुरू की। वंशानुगत दोहरा शासन अर्थात दो राजाओं का शासन एक ही समय में भारतीय समाज के नए स्रोत में यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण इसमें से अधिकांश विजेता के रूप में पाए गए। गंधार कला भारतीय समाज में नए तत्व में यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण उनमें से अधिकांश विजेता के रूप में आए, लेकिन योद्धा के रूप में भारतीय समाज समाहित हो गए। प्राचीन भारतीय इतिहास में अन्य काल में इतने बड़े पैमाने पर विदेशियों का भारतीय समाज में समावेश नहीं हुआ था जितना मौर्योत्तर काल में हुआ। कानून निर्माण वाले मनु ने कहा कि शक और पार्थियन क्षत्रिय थे जो अपने कर्तव्य से घिरे हुए थे। दूसरे शब्दों में दूसरी श्रेणी का क्षत्रिय माना जाने लगा। गंधार कला शैली पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थापित हुई। इसकी उत्पत्ति इंडो ग्रीक शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी, किंतु इस कला शैली के वास्तविक संरक्षक शक और कुषाण, विशेषकर कनिष्क थे। इस अवधि के दौरान बनाए गए बौद्ध स्तूपों पर ग्रीक रोमन वास्तुकला का प्रभाव था। स्तूप की ऊंचाई बढ़ा दी गई। स्तूप की संरचना में अलंकरण किया जाने लगा। इन परिवर्तनों ने स्तूप को और अधिक आकर्षक बना दिया। गंधार कला की विशेषताओं में गंधार कला भारतीय ग्रीक रोमन तत्वों का मिश्रण है। विभिन्न आकारों, आकृतियों, मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। उभरी हुई नक्काशी बुद्ध के जन्म और उनके त्याग और गंधार मूर्ति कला में भारतीय ग्रीक रोमन की मिश्रण शैली बुद्ध के जन्म और त्याग के उपदेश को दर्शाती है। मोटा, बड़ी मांसपेशियों, मूंछों और घुंघराले बालों जैसी शारीरिक विशेषताओं का सूक्ष्म ध्यान देकर मानव शरीर को यथार्थवादी तरीके से ढालना, बड़ी, मोटी या मुड़ी हुई रेखाओं के साथ मोटा वस्त्रपट या पर्दा, उत्कृष्ट नक्काशी, विस्तृत अलंकरण और प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियाँ। मुख्य विषय में बौद्ध धर्म का स्वरूप, महायान और बुद्ध मूर्ति का विकास था। मथुरा शैली आधुनिक उत्तर प्रदेश में मथुरा में विकसित शैली मथुरा कला के नाम से जाना जाता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विकसित हुई। मथुरा शैली में स्वदेशी तर्ज पर विकसित हुई। मथुरा शैली की विशेषताओं में बुद्ध की मूर्तियाँ, उनके
चेहरे पर आध्यात्मिक भाव को दर्शाता है, जो गांधार शैली में सबसे काफ़ी हद तक अनुपस्थित था। शिव और विष्णु के साथ उनकी पत्नियों पार्वती और लक्ष्मी की मूर्तियां भी उकेरी गईं। इसके अलावा यक्षिणी और अप्सराओं की मूर्तियां आकृतियों को खूबसूरती से उकेरा गया। इसी समय के दौरान विंध्य के दक्षिण में कई स्थानों पर कला के सुंदर कार्य देखे गए। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए। साहित्य और शिक्षा की बात करें तो विदेशी राजकुमारों ने संस्कृत साहित्य को संरक्षण का बढ़ावा देने और शिलालेखों पर महायान बौद्ध धर्म की प्रगति के बारे में कई साहित्य और शिक्षा में विदेशी राजकुमारों ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण को बढ़ावा दिया। शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखे गए, हालांकि इनकी रचना प्राकृत का उपयोग 4वीं शताब्दी ईस्वी और उसके बाद भी जारी रहा। काव्य शैली का सबसे पहला नमूना लगभग 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रदामन के शिलालेख में मिलता है। अश्वघोष को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी लिखी और सौंदर्यानंद की रचना की, जो संस्कृत काव्य का एक अच्छा उदाहरण है। महायान बौद्ध धर्म की प्रगति के कारण कई अवदानों की रचना हुई, जो बौद्ध शंकर प्रस्तुत में रचित थे। इसी शैली में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में महावस्तु और दिव्य वेदांत थी। पर्दे के प्रयोग में भारतीय रंगमंच के विकास में भी शामिल थे। पर्दे के प्रयोग ने भारतीय रंगमंच के विकास में भी योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानी से लिया गया था, इसलिए यवनिका के नाम से जाना जाने लगा। विज्ञान और तकनीकी भारतीय ज्योतिष यूनानी विचारों से प्रभावित थी और यूनानी पद हेरोस्कोप राशिफल से संस्कृत के ज्योतिष के लिए होरा शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान शब्दों का अध्ययन किया। चरक संहिता ने अनेक चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा, वनस्पति व रसायन विज्ञान विषयों पर अध्ययन किया। चरक ने अनेक पौधों, जड़ी बूटी के नाम दर्ज किए, जिसमें रोगियों के उपचार के लिए औषधियाँ तैयार की जाती थी। चमड़े के जूते बनाने का चलन भी था। इसी काल में प्रारंभ हुआ। कांच का काम विशेष रूप से विदेशी विचारों और प्रथाओं से प्रेरित था। भारत में किसी अन्य काल में कांच निर्माण में इतनी प्रगति नहीं हुई जितनी कि इस काल में हुई। मौर्य साम्राज्य का पतन और उसका प्रभाव।